नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर जो आज आप सभी का एग्जाम होने वाला है उसके किताब के कहानी वाली जो सेक्शन है बच्चों, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पद्यांश यानी कि कविता वाली सेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग चैनल पे विजिट करके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? तो इसके आंसर को देखिए। धनराम के मन में निम्न जाति का होने की बात बचपन से ही बिठा दी गई थी। दूसरे, मोहन कक्षा में सभी विद्यार्थियों में से होशियार था, इसलिए मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर नियुक्त कर दिया था। तीसरे, मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बन करके स्कूल तथा उनका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत ही अधिक आशाएं थी। इन्हीं कारणों से धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते थे। तो प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानते थे? पहला कारण आपका यहाँ पे है, दूसरा कारण और तीसरा कारण। ये तीन कारण आप लोग लिखिएगा, 3 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल उठ रहेंगे कि सर इतना कम समय में हम लोग इसे आज क्यों नहीं, कैसे करेंगे? ठीक है, ये प्रश्न आप पहले क्यों नहीं ये वीडियो बनाए? तो देखिए बच्चों, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, रटना नहीं है। और बीच में आद करने का प्रयास आप लोग मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। यहीं पे आपको ध्यान रखना, इधर उधर मत भटकाइएगा, आपको ऑटोमेटिक आद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बच्चों, इतिहास में अस्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता है? तो देखिए बच्चों, अस्पीति की भौगोलिक स्थिति विचित्र है। यहाँ आने जाने में के सुलभ साधन नहीं है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। वर्ष में 8-9 महीने बर्फ पड़ती है तथा यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा हुआ है। इन दुर्गम रास्तों को पार करना का साहस किसी राजा अथवा शासक में नहीं किया। यहाँ की आबादी बहुत ही कम है तथा जनसंचार के माध्यमों का अभाव है। मानवीय गतिविधियों का अभाव के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। इसका वर्णन केवल राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा है। देखिए बच्चों, प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, इतिहास में जो स्थान है आपका अस्पीति, इसका वर्णन क्यों नहीं? तो ये क्या है बच्चों? ये भौगोलिक स्थिति से आपका विचित्र है। यहाँ पे 8-9 महीने आपका बर्फ पड़ते रहता है। कोई राजा ने इस पर कोई भी मतलब शासन करने के लिए उतनी इच्छा जताई नहीं, इस वजह से आपका इसका वर्णन नहीं मिलता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए तीसरा जो प्रश्न है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, रजनी धारावाहिक की पठित कड़ी में किस समस्या का चित्रण हुआ है? तो देखिए बच्चों, रजनी धारावाहिक की पठित कड़ी में शिक्षा की व्यवसायीकरण की समस्या का चित्रण किया गया है। स्कूल के अध्यापक बच्चों को जबरदस्ती ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाध्य करते हैं और ट्यूशन ना जाने लेने पर उन्हें कम अंक देते हैं। इस कड़ी में इसके विरुद्ध लोगों में चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया है। देखिए बच्चों, अभी भी होता है, अगर कोई भी टीचर अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और स्कूल में भी आपके वही टीचर हैं और उसके पास कोई भी बच्चा आपके क्लासमेट पढ़ रहे हैं, तो उसको ज्यादा नंबर दिया जाता है और आपको कम नंबर दिया जाएगा। उसके आपके प्रति थोड़ा घृणा उत्पन्न हो जाती है। अगर आप कितना भी अच्छा लिखे ना, आपको नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में इसमें दिखाया गया है, रजनी धारावाहिक में इसी का चित्रण किया गया है। उसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, भाई पठित पाठ के आधार पर बतलाएं कि घरों में काम करने वाली महिलाओं का जीवन कितना जटिल और कठिन होता है। तो देखिए बच्चों, बहुत ही VVI प्रश्न है और ये 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए, घरों में काम करने वाली महिलाओं का जीवन काफी जटिल और कठिन होता है। इनका शारीरिक शोषण किया जाता है। ऐसे ना करने पर कठिन नौकरी से जब चाहे तब निकाल दिया जाता है। यहाँ पे काम वाली की बात किया जा रहा है, अपने घर में किसी भी रिश्तेदार का मत लिख दीजिएगा। ठीक है, काम वाली की बात किया जा रहा है। चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस प्रकार से उसका शोषण किया जाता है। ठीक है, गलत नजरों से किस प्रकार से देखा जाता है। तो देखिए बच्चों, महिलाएं नौकर पुरुष की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।
इनसे प्राय बदतमीजी से बोला जाता है। मतलब आप लोग फिल्म में भी देखे होंगे ना, किस तरह से नौकर से बात किया जाता है, बस उसी तरह से आपको यहाँ पे भी लिख देना है। कहानी सेम टू सेम आपका उसी तरह से बच्चों, किस प्रकार से शोषण किया जाता है, उसको किस प्रकार से पीटा, मतलब एक तरह से परेशान किया जाता है। ठीक है, देखिए नौकरानियों से इंसाफों के जैसा, इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है। इन्हें प्राय कठोर परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि अन्य घरों में काम करने के बाद अपने घर पर भी काम करना पड़ता है। कम आय के कारण गंदे एवं सस्ते मकानों में रहना पड़ता है और पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता है, जिसका दुष्प्रभाव इसके शरीर पर पड़ता है। सस्ते मकानों में प्राय शौचालय नहीं होते हैं, इसलिए खुले में शौच हेतु जाना पड़ता है। धन के अभाव में इनके बच्चे प्राय अशिक्षित ही रह जाते हैं। तो ये कारण था बच्चों, आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार से इस पाठ में बताया गया कि महिलाओं का किस प्रकार से शोषण किया जाता है और जीवन उसका कितना जटिल और कठिन होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, आपका 5वां प्रश्न है, आलो अधेरी पाठ में स्त्री पुरुष के संबंध में किन समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है, किन समस्याओं का चर्चा किया गया है, किन समस्याओं का वर्णन किया गया है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे प्रकाश का मतलब हो गया, प्रकाश डाला गया तो वहां पे वर्णन, ठीक है, चर्चा, इस तरह लिख दे तो कंफ्यूज मत कर जाना, एक ही प्रश्न होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ में स्त्री पुरुष संबंध की इस समस्या पर प्रकाश डाला गया है कि स्त्री का जीवन पुरुष के बिना अधूरा है। बेबी का पति उस पर अत्याचार करता है था, इसलिए उसने अपने बच्चों के साथ लेकर पति का घर छोड़ दिया। अब उसे अपने जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ा। फिर भी लोग गंदी नजर से देखते थे। पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी उस पर फाबितियां कसती थी, मतलब ताना मारती थी। ठीक है, कि देखिए अपने पति का घर छोड़ करके आ गई है, ये वो मतलब लंद फंद पूरा गलत तरीके से इस पर बात कही जाती थी, तंज कसा जाता था। देखिए इसमें आगे है, इस प्रकार उसका जीवन नर्क समान बन गया। पर तातुस के घर में आने के बाद उसके जीवन में बड़ा बदलाव आया। क्या क्या बदलाव आया था वो लिखने स्टार्ट कर दी थी क्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहानी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका के बाबा के चलते समय क्या कहा। देखिए बच्चों, लेखिका के बाबा ने चलते समय क्या कहा था, तो देखिए लेखिका के बाबा कभी शायद ही उससे मिलने आए हो। अब जब उन्हें कहीं पता चला कि बेबी लेखन कार्य कर रही है तो वे लेखिका से मिलने आए। चलते समय उन्होंने लेखिका के बड़े लड़के से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुम लोग और भी तरक्की करो। बाबा ने लेखिका से कहा कि अब उसके सुख के दिन आने वाले हैं। उसका लड़का बड़ा हो रहा है, वही एक दिन उसे सुख देगा। अभी वह थोड़ा कष्ट और उठा ले, बाद में सुख ही सुख है। देखिए बच्चों, अगर आप गरीब हैं तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं। आप थोड़ा सा और उठ जाइएगा, अपने उस स्थिति को पार कर लीजिएगा, थोड़ा अमीर बन जाइएगा, तो सारे अपने रिश्तेदार आपको पूछने के लिए आएंगे। ये रियलिटी, ये मेरे साथ भी होता है। ठीक है, मैंने अपने दैनिक जीवन में ऐसा महसूस किया हुआ है। ठीक है, आप लोग भी अगर गरीब होंगे, आप लोग भी ऐसा महसूस किए होंगे। ठीक है, चलिए ये सब बात छोड़िए। मतलब कहानी आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता था कि मतलब जो कहानी लिखा हुआ रहता है ना, सारा अपने घर गांव का ही कहानी लिखा हुआ रहता है, अपने दैनिक जीवन की कहानी लिखा रहता है। आप लोग ये किताबी दुनिया से ही नहीं, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, नेहरू जी से रिलेटेड है। देखिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए और एक बार सुनने के बाद वीडियो को पीछे कीजिए और फिर से सुनिए। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें है भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, और ये प्रश्न आपका मॉडल पेपर में भी था बच्चों। ठीक है, देखिए भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि यहाँ की धरती, जंगल, पहाड़, नदी, खेत इत्यादि के साथ साथ यहाँ की करोड़ों निवासी भी भारत माता है। ठीक है, भारत में जितना भी हमारी समझ में था उससे भी परे जितना है, उससे भी कहीं अधिक व्यापक है। जितना हम लोग समझ रहे हैं उससे भी अधिक व्यापक है हमारा भारत देश है बच्चों। यहाँ की जो जंगल, नदी, पहाड़ आपका है, ये सारे भारत माता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, क्या आप हेड मास्टर को ट्यूशन में सहायता करने का दोषी मानते हैं? अगर मानते हैं तो क्यों मानते हैं? तो देखिए बच्चों, हेड मास्टर ट्यूशन के काले धंधे में प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं है। वह किसी अध्यापक का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह अवश्य है। स्कूल का मुखिया होने के नाते उसका यह उत्तरदायित्व है कि वह ट्यूशन पर लगाम कसने, कोई भ्रष्ट अध्यापक ट्यूशन के लिए छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे उसे इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो शीघ्र उस पर कार्रवाई करे, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करता है, इसलिए वह लापरवाही करने का दोषी है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद मतलब वो डायरेक्ट रूप से दोषी नहीं है। बहुत सारे क्या करते हैं टीचर
भ्रष्ट टीचर के वो जो ट्यूशन पढ़ाते हैं और बच्चों का हेल्प करते हैं, ठीक है, और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते उसका नंबर काटते हैं, उसको घृणा नजर से देखते हैं, ठीक है, मतलब घृणा नजर से देखते हैं, मतलब उसको प्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता नहीं करते हैं, डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट सहायता नहीं करते हैं, मतलब एक तरह से कहते हैं उसके नीचे नजर से उसको देखा जाता है, वो हमारे पास ट्यूशन नहीं पढ़ता, ज्यादा हेल्प उसका नहीं करते हैं, ठीक है, तो उस पर लेखा प्रिंसिपल आपका डायरेक्ट उससे गुनहगार नहीं है, पर उसे वे चाहते तो इसे बंद करवा सकते थे क्या। उसके बाद देखिए, तातुस लेखिका को देखकर प्रसन्न क्यों उठते हैं। तो देखिए बच्चों, तातुस पूरे दिन अकेले रहते थे, उनके साथ उनका छोटा बेटा रहता था, पर वह एकांतवासी था, वह किसी से बात नहीं करता था। तातुस लेखिका की अपनी बेटी के समान मानते थे, उससे बातें करके उन्हें खुशी मिलती थी और उनकी उदासी दूर हो जाती थी, लेकिन साथ हंस बोलकर उनको आनंद आनंद का अनुभव होता था। यही कारण है कि वे लेखिका को देखकर काफी खुश रहते। उसका जो एक बेटा था बच्चों उसके साथ रहता था, लेकिन वो उतना मतलब एकांतवासी में रहता था, उतना बोलचाल किसी से नहीं, उतना किसी से मतलब नहीं रखता था, तो वो अकेला पड़ जाती थी आपकी लेखिका ये तातु, ठीक है। तो वो लेखिका को जब देखती है बच्चों तो क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, क्योंकि लेखिका को वो अपनी बेटी के समान मानती थी। क्लियर है बच्चों। उसके बाद 10वां प्रश्न है बच्चों, लेखिका बेबी हल्दर बाहर के किसी व्यक्ति से बात क्यों नहीं करती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समाज, हमारे समाज की बहुत सारी कुरीतियों को दिखाया गया है। देखिए हमारा समाज किस प्रकार से है। घर के बाहर लेखिका किसी से भी अधिक बात नहीं करती थी, उसने औरतों के सामने के बीच बैठना भी नहीं सीखा था। कभी कभी खड़ी भी होती तो वही बातें आरंभ हो जाती कि कैसी रहती हो, बच्चों के साथ अकेली कैसी रहती हो, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है। अपरिचित भी उससे बातें करने से प्रयास करते थे, मतलब अपरिचित भी उससे बातें करने का प्रयास करते थे, वो अकेली रहती थी तो उसका गलत फायदा उठाना चाहते थे, ठीक है, शारीरिक संबंध बना करके, ठीक है। तो देखिए, मगर लेखिका उनका मतलब समझती थी और इसी कारण वह सभी से दूरियां बना करके रखती थी। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। उसके बाद देखिए, अगला एक प्रश्न है आपका कि जेठू ने बीवी को यह क्यों कहा कि तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, और ये आप स्क्वायर आप लोग वीवीआई के लगाइए, बोर्ड एग्जाम में आपका छपने ही वाला है ये प्रश्न और आने ही वाला है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जेठू का यह कथन बेबी को प्रोत्साहित करता है और बताता है कि परिस्थितियों चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, मनुष्य अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के से अपने लक्ष्य के प्राप्त कर लेता है। आशापूर्ण देवी भी आम गृहिणी थी, मतलब जो आपका ये आशापूर्ण देवी के जैसा ही, मतलब आपका जो बेबी है बच्चों, वो भी आपका आशापूर्ण देवी की इसी तरह से आम जिंदगी जीती थी, फिर भी वो इतनी बड़ी राइटर बनी, दुनिया में उसका नाम हुआ, तो इसी वजह से कहते हैं कि तुम भी इस तरह से बन सकती है। देखिए इसमें आगे वही लिखा हुआ है, वे क्या कर आम गृहिणी थी और आशापूर्ण देवी के बारे में बात करें, ठीक है। वे पूरे दिन अपने घर में काम काज में व्यस्त रहती थी, परंतु वे लेखन कार्य में रुचि रखती थी। परिवार के लोगों के सो जाने के पश्चात लिखती थी और लिखते लिखते विश्व प्रसिद्ध कथाकार बन गई। बेबी की स्थिति उनसे भी दयनीय है, वह आर्थिक संकट से ग्रस्त है, फिर भी वह लगातार लिख करके अपनी शैली में सुधार कर सकती है और थोड़ा समय निकाल करके लेखन कार्य कर सकती है। इस तरह से वह प्रसिद्ध लेखिका बन सकती है बच्चों, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आप लोग। उसके बाद देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न मैंने मॉडल पेपर से ही उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न के जैसा आपके तीनों मॉडल पेपर में प्रश्न है, ठीक है। और जो राइटर का नाम लिखना है बच्चों, मतलब राइटर दिया हुआ है उसके प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखने हैं दो, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, एक मॉडल सेट में 2 राइटर का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, पहला दिया हुआ मनु भंडारी अथवा दुष्यंत कुमार के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आप चाहे तो मनु भंडारी के नाम मनु भंडारी के 2 रचना के लिख सकते हैं, अथवा आप नहीं जानते हैं तो दुष्यंत कुमार करके, अथवा का मतलब क्या हुआ है, दोनों में से किसी एक, ठीक है, दोनों में से किसी एक। तो आप लोगों को जो अच्छा लगे उसको लिखिएगा, ठीक है, जो आप लोगों को याद रखिए। तो एक में यहाँ पे 2 राइटर का दिया हुआ है, ठीक है, तो 3 मॉडल सेट है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 राइटर का दिया हुआ है और 6 का मैंने आपको प्रसिद्ध रचना के बारे में बताया हुआ है। तो मॉडल पेपर से आपका बाहर नहीं जाने वाला है, उसे आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, मनु भंडारी का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी प्रसिद्ध रचना है आपका बंटी और महाभोज। और दुष्यंत कुमार का प्रसिद्ध रचना है सूर्य का स्वागत और साये से में धूप, ठीक है। तो सूर्य आता है, स्वागत करते हैं, उसका क्या हो जाता है, धूप आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो दुष्यंत कुमार का सूर्य का स्वागत और साये का धूप, इस प्रकार से आप लोग आज रख सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो आप लोग मॉडल पेपर का देख लीजिएगा, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में दे ही दिया है, आप लोग उससे वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। इसके बाद आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स
और आपका पॉलिटिकल साइंस का नहीं आया हुआ है तो आपका भी उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।